कोई इनविजिबल हाथ मुलव्विस है, कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या लग रहा है आप लोगों को? विजिबल तो इनविजिबल तो आजकल दोनों इकट्ठे हो गए। आप लोग क्यों लाजमी समझ रहे हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना? अदालत कहेगी तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी चेयरमैन को उनके ओहदे से हटा दे? ये बिल्कुल आईनी और कानूनी तौर पे इख्तियार हैं कि वो किसी पार्टी का सिंबल भी वापस ले सकते हैं, पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी वापस ले सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जो है फरवरी 2018 उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगा। तोशाखाना रेफरेंस का इलेक्शन कमीशन का फैसला, उसकी अपील भी, और अभी इमरान खान ने इस हवाले से जो नोटिस उनको मिला है उसको भी चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। जब इस तगासे में सजा देगी एक अदालत, जब अदालत सजा देगी फिर आप उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, और डिस्क्वालिफिकेशन भी 232 के साथ 5 साल की है। खत नहीं लिखा, भाई खत का इशू नहीं है, इशू है मिस डिक्लेरेशन। आप लोगों से क्या नून लीग के वक्त ने भी अब बात करने से इनकार कर दिया है और बिलावल ने माजरत कर ली है पीपल्स पार्टी ने? आप तस्दीक कर रहे हैं इस खबर की? जो पीपल्स पार्टी ने टेक्निकली तौर पे ये इनकार किया है कि हम डिलिमिटेशन को दुरुस्त नहीं कर सकते, एमक्यूएम ने अपना वाज़ा मौक़िफ़ वहाँ पे दे दिया है। हम तो ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे, हम शहरी सिंध का, कराची के लोगों का, कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। वेरी गुड इवनिंग और वेलकम टू नेशनल डिबेट। और पाकिस्तान की सियासत में जनाब बड़ी हलचल है इस वक्त। अगर सिंध की सियासत की बात की जाए तो गर्मा गर्मी अपने उरूज पर है, राबतों का दौर चल रहा है, मौसम चल रहा है, और अगर कहा जाए ब्लैक मेलिंग की सियासत हो रही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वो तमाम हरीफ जो कि काफ़ी दूरियां, संगीन इल्ज़ामात, राबतों का फुकदान, वो मिल बैठे हैं और टफ टाइम दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी को। जमात इस्लामी एमक्यूएम का राब्ता भी आज हो गया और दोनों की तरफ से ये मुतनब्बे किया गया, वार्निंग दी गई है कि अगर आपने हल्का बंदियों के मामले को ना देखा तो फिर हम अपने फैसले करने में आज़ाद होंगे, हम ऐसे इलेक्शन नहीं होने देंगे, पहले आपको मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के हवाले से सोचना पड़ेगा। जबकि सारे मामले पर हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से माजरत कर ली गई है, तो ये आमने सामने अब एक दूसरे के खड़े हैं। होने क्या वाला है इस पर हम बात करेंगे। पंजाब की सियासत काफ़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इमरान खान की जानिब से अपने MPs को ये हिदायत कर दी गई कि राब्ते आप मुकम्मल कर लीजिए, जो 9 जनवरी का इजलास है उसमें राब्ते मुकम्मल कर लिए जाएंगे और हमें एतमाद का वोट लेना है। जिम्मेदारी सौंपी गई है सिफ्तान खान साहब को, उस्मान बुज़दार साहब को, मियां असलम इकबाल साहब को, मियां महमूद रशीद साहब को। तो इन सब के पास अब ये जिम्मेदारी है कि राब्ते हों, और साथ में 187 का नंबर बताया जा रहा है कि इनके पास पूरा है। पंजाब में क्या होने वाला है इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, आज काफ़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है साख डार साहब ने, और बातें वही पुरानी जो हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि वो जमातें जो कि 30-40 साल से इक़्तिदार में रही, उन्होंने इतना बिगाड़ पैदा नहीं किया जितना इस पिछले दौरे हुकूमत ने PTI की गवर्नमेंट ने कर दिया। सारा मलबा डार साहब ने इमरान खान की गवर्नमेंट पर डाला है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए हैं, जो अदाद शुमार दिए गए हैं, वो दुरुस्त नहीं है, तो इस पर भी बात होगी। अपने मेहमानों का तारुफ मैं आप लोगों से करवा देती हूँ। इस वक्त हमें क्या ऐसे जमशेद इकबाल चीमा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जमशेद साहब। जबकि कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, ये भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और इनसे बात होगी इमरान खान की नाअहली के हवाले से, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का आगाज़ किया है, इमरान खान ने इसको चैलेंज किया है, इस पर बात करेंगे। सलमान मुजाहिद साहब MQM से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले जमशेद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? नंबर आप लोगों के पास 187 का फिगर आ रहा है, 3 लोगों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो वोट नहीं डालेंगे, छोड़ के जा सकते हैं। कोई इनविजिबल हाथ मुलव्विस है, कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, इनविजिबल हाथ जो है वो तो आजकल विजिबल हुआ है उसके बारे में कोई चीज प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। वो कितना विजिबल होता है, कितना नहीं है, कितना इनविजिबल रहता है, कितना पीछे रहता है, कितना आगे आता है, वो एक जिसे कहते हैं ना, एक शिद्दत, वो देखने वाली है, या इंटेंसिटी देखने वाली है। बाकी विजिबल तो इनविजिबल तो आजकल दोनों इकट्ठे हो गए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सेनेट इलेक्शन से शुरू करें, सेनेट इलेक्शन से शुरू करें या उससे पिछले सेनेट इलेक्शन शुरू करें, तो पाकिस्तान में वोट खरीदने की रवायत जो है पीपल्स पार्टी के थ्रू इसे किया जाता है। अब पीपल्स पार्टी अकेली करती है या इनविजिबल हाथ साथ होता है, वो मतलब देखने वाली बात है। वो इलेक्शन टू इलेक्शन देखना होगा। हमारे लोगों को KP में 20 लोगों को पैसे दिए गए सेनेट के पिछले इलेक्शन से पिछले पे,
फिर पिछले इलेक्शन में भी आप कह लें कि कुछ लोग पीपल्स पार्टी के सीटें ज़्यादा जीत गए जो उनकी सीटें नहीं थी, केपी में 2 उनकी नहीं थी। सो मरकज़ की सीट जो है यूसुफ ज़ई गिलानी जीत गए। सो ये चीज़ें तो तारीख का हिस्सा हैं। फिर जो 22 लोग बने, क्या नाम है, सिंध हाउस जो हमारे जिन्होंने चेंज किया, लोटे बने MNAs। फिर पंजाब में देखें तो MPs लोटे बने, तो सारे के सारे वहाँ पैसा मुलव्वस था। और पैसा जिस तरह सिंध में पहुंचा, जिस तरह होटल बुक हुए, जिस तरह सिंध हाउस बुक हुआ, जिस तरह उनकी प्रोटेक्शन की गई, बाकी लोगों को आप पहले हार्ड हैंडेडली डील किया गया, वो सारी चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं। मैं समझता हूँ कि अब शायद इतनी इज्जत नहीं बची कि हम मज़ीद ये काम जारी रखें। सो इनविजिबल को तो पीछे हट जाना चाहिए। इनविजिबल का तो जो क्लेम है कि वो न्यूट्रल हैं वो हों, और दूसरी बात ये कि अदारे बरूए कार आएँ। इलेक्शन कमीशन का बेसिक काम ही ये है कि वो इंश्योर करे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसको कहा जाता है जिसमें पैसा मुलव्वस ना हो, जिसमें वोट खरीदे ना जाएं, जिसमें और मैं जमशेद साहब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे कि मेरी पहले बात हुई थी फयाजुल हसन चौहान साहब से, उनसे भी मैंने ये पूछा था कि आप लोग क्यों लाजमी समझ रहे हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना। आप लोगों ने खुद कहा कि गवर्नर साहब ने जो अहकामात दिए या जो हिदायत दी वो आप ठीक नहीं समझते, उनका इख्तियार ही नहीं है। अदालत में ये मामला है, अदालत की बताएगी कि उन्होंने ठीक कहा या वो कह सकते हैं या नहीं कह सकते, भी फैसला होना बाकी है। तो आप लोग उससे पहले क्यों वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं? आप लोगों का मकसद तो जनरल इलेक्शन में जाना है ना, तो असेंबलीज तो आप लोगों ने तहलील वैसे भी करनी ही करनी है। और ये फैसला आ जाएगा, अगर तो उन्होंने कहा कि नहीं कह सकते तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल भी नहीं था। कोई मिनी बिल होता या कुछ होता, कोई ऐसा माहौल होता तो उनके अहकामात की कुछ बात समझ भी आती। मेरा ख्याल है हम इलेक्शन के अपना अदालत की डायरेक्शन पे ही जाएंगे। अदालत कहेगी तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, अदरवाइज ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, लेकिन अदालत ने कहा तो फिर ज़ाहिर है ज़रूर लेंगे। ज़्यादा चांस इस बात का है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो अदालत कहेगी तो ज़रूर लेंगे। बाकी बात रह जाती है कि असम्बली डिज़ाल्व करने की, वो जिस वक्त चेयरमैन कहेंगे, जिस वक्त इत्तेफाक होगा वज़ीर आला का और चेयरमैन का फैसला करेंगे उस वक्त हो जाएगी। बाकी देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि इलेक्शन इस मुल्क का जो चलन है, वे फॉरवर्ड व जमहूरियत है, अवाम की इज्तिमाई दानिश है। इज्तिमाई दानिश पे मेरी रिक्वेस्ट होगी अदारों से कि इज्तिमाई दानिश पे बिलीव करें, इज्तिमाई दानिश को मानें। ये जो है ना जी 22 करोड़ 75 लाख लोग रेलेवेंट हों, चंद लोग रेलेवेंट हों, ये नहीं चलना, ये नहीं चल सकता। पहले इसका मुल्क को बड़ा नुकसान हो गया कि सही, जो सबसे गरीब हम रहे। सही, अब मुल्क को बिल्कुल बहुत नुकसान हो गया और ऐसा मुतहम्मिल मजीद नहीं हो सकता मुल्क की सूरत हाल का। मैं कमर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अभी 7 दिसंबर के नोटिस को इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी चेयरमैन को उनके ओहदे से हटा दे इस नाअहली की बेस पर जो उनको NA-95 में मिली है तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से? ये सवाल मुझसे कर रही हैं आप? जी जी, मैं आपसे कर रही हूँ कमर साहब। मैं सबसे बड़ी अहम जी कमर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है। हाँ, मैं समझ गया आपका सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये बिल्कुल आईनी और कानूनी तौर पर इख्तियार हैं कि वो किसी पार्टी का सिंबल भी वापस ले सकते हैं, पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी वापस ले सकते हैं। और लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फरवरी 2018 का फैसला था चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब का, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी जो अपना कैंडिडेट है या जो भी मिनिस्टर है या मैंने है तो नाइल हो जाए तो पार्टी की सरबराही से भी सदकदोश होना पड़ेगा। उसी ऑर्डर के तहत, जजमेंट के तहत नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो है सरबराही से महरूम कर दिया गया था। और उन्होंने जिन जिन दस्तखत किए थे अपने उम्मीदवारों पर जो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे वो सब मनसूख कर दिए गए थे, कलम करार दे दिए गए थे। आप हैरान होंगी, इस वक्त मौजूदा सेनेट में जो 6 या 7 मेंबर हैं सेनेटर मुस्लिम लीग नवाज के, वो आज़ाद कहलाते हैं, वो किसी पार्टी से उनको खारिज कर दिया गया था। तो अब इस तरह इमरान खान के खिलाफ जो केस इलेक्शन में सुन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जो है फरवरी 2018 उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगा।
तो ये उनके पास इख्तियारात मौजूद है। इलेक्शन कमीशन तो कंवर साहब अभी तो तोशाखाना रेफरेंस में ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके खिलाफ अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, तो उस पर जब तक फैसला नहीं हो जाता उससे पहले कैसे ये कार्रवाई हो सकती है, इस पर बताइएगा। हाँ, ये कार्रवाई नहीं हो सकती, आपने दुरुस्त फरमाया, बहुत सही आपने इशारा दिया। जब तक कि वो जो उनका डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में जो केस जो है जेर समाअत है, जब उस तक ये रिपोर्ट जजमेंट नहीं आ जाती तो किसी को पार्टी की सरबराही से उनको महरूम करना नामुमकिन और आईनी और गैर आईनी होगा। ये तो दुरुस्त कहा है, लेकिन बहरहाल एक दबाव है, प्रेशराइज है, और वो जब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की तरफ से अगर फैसला आ जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनको पार्टी की सरबराही से महरूम कर सकता है, लेकिन बहुत लंबा प्रोसीजर है वो। उसके बाद अपील भी है हाई कोर्ट। अच्छा चले, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं अजहर सिद्दीक साहब आपसे इस पर कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूँ कि ये मामला चूंकि अभी अदालत में है, वो जो तोशाखाना रेफरेंस का इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसकी अपील भी, और अभी इमरान खान ने इस हवाले से जो नोटिस उनको मिला है उसको भी चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में, तो फिलहाल तो मुमकिन नहीं है कि उनको पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाया जाए। कानून क्या कहता है? बहुत शुक्रिया। दो चीजें क्लियर करनी है। एक तो है सगेशियस राइटस ऑनेस्ट एंड अमीन 62(1)(f) के तहत वहां लफ्ज कोर्ट का लिखा है, और कोर्ट जब डिस्क्वालीफाई कर दे वो आपको पता है, और वो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ लाइफ है। नवाज शरीफ के केस के अंदर ये सेटल डाउन हो गया है। सेक्शन 137 जो है वो सिर्फ इख्तियार देता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस डिक्लेयर करने का, कहने का। तो इलेक्शन कमीशन ना तो कोर्ट है और ना ही ट्राइब्यूनल है। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज किया एक वक्त का, यानी उसमें लीगल एंड फैक्चुअल इतने फ्लॉज हैं कि वो ऑर्डर सस्टेन नहीं कर सकता। क्या होना था, उन्होंने एक 167 में डिफाइन किया करप्ट प्रैक्टिस, 174 में सजा होनी है। उस सजा के इस्तगासे में जब सजा होगी, जब इस्तगासे में सजा देगी एक अदालत, जब अदालत सजा देगी फिर आप उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, और डिस्क्वालिफिकेशन भी 232 के साथ 5 साल की है। यानी ये जो 137 से बराह रास्त डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ले गए हैं, और ये लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बन चुका है। इसी तरह वहां एक और दरखास्त आई थी कि पार्टी में चेयरमैनशिप से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन के सामने भी यह मामला चला गया वहां पर, और अब लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने 9 जनवरी को यह मामला आएगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वोटर की हैसियत से चैलेंज किया हुआ है। जो वोटर ने जाबिर बिन अब्बास ने चैलेंज किया हुआ है। इस तरह इमरान खान साहब की पिटीशन भी आ गई है कि जो पार्टी लीडरशिप का सब्सिक्वेंट एक्शन है। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी फाइनलिटी की तरफ नहीं है, नवाज शरीफ का फैसला फाइनलिटी की तरफ चला गया। पहले वो नाअहल हुए पनामा में, एवनफील्ड में, बाद में सजाएं हुई, उनकी नाअहली वहां भी थी, यानी 62(1)(f) के तहत भी थी। खान साहब कई दफा कह चुके हैं कि इसका कंपैरिजन मियां साहब के केस से बनता ही नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग मामला है, ये बिल्कुल अलग मामला है। नहीं, जो समझने वाली बात है ना, यहाँ लोग खत नहीं लिखा, भाई खत का इशू नहीं है, इशू है मिस डिक्लेरेशन। यहाँ क्या है, यहाँ पर 137 सेक्शन के अंदर आपको 120 दिन के अंदर एक्शन लेना है। इलेक्शन कमीशन एक तो वो इख्तियार तजावज कर गया, और इलेक्शन कमीशन ने अपने तरीके बैठकर जो अगर ये काम अगर करना होता तो ये ट्राइब्यूनल के पास भिजवा देते। 137 के बाद आगे ट्राइब्यूनल की पावर है, वो ट्राइब्यूनल देखता, ट्राइब्यूनल एविडेंस रिकॉर्ड करता, यानी इलेक्शन कमीशन तो ना कोई एविडेंस रिकॉर्ड की, ना जब वो कोर्ट ही कोई नहीं है। और ये इसीलिए ये वाला इख्तियार भी चैलेंज है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का जो कंटेम्प्ट का इख्तियार इस्तेमाल करता है वो भी चैलेंज है। आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, यानी इसमें से निकलना कुछ नहीं है, बस मामले को ड्रैग किया जा सकता है इस तरह की हरकतें करके। मैं सलमान साहब अब आपकी तरफ आऊंगी। आप लोग कह रहे हैं, एक तो प्री पोल रिगिंग का आप लोग का कहना है कि शिकवा कर रहे हैं आप लोग ये कह रहे हैं कि हो रही है, दूसरा डीलिमिटेशन और मर्दमशुमारी के हवाले से जो सारी बातें हो रही हैं, आप लोगों से क्या नून लीग के वफ्द ने भी अब बात करने से इनकार कर दिया है और बिलावल ने माजरत कर ली है, पीपल्स पार्टी ने, आप तस्दीक कर रहे हैं इस खबर की? नहीं है। 2 दिन पहले जो मुलाकात हुई थी उसमें एक्चुअली वो नून लीग के जो वज़रा का जो वफ्द आया था फेडरल गवर्नमेंट का, वो जो है वो खुसूसी तैयारी से आया था और शायद वो रात देर पहुंचा था। तो पहले से 1 दिन पहले शेड्यूल था कि जो मीटिंग होगी पीडीएम की वो बिलावल हाउस में होगी, जरदारी साहब की सदारत में। तो हमारा जो एमकेएम का वफ्द है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वहाँ चला गया था, और वहाँ पे 2 टोक बात हुई है। और जो पीपल्स पार्टी ने टेक्निकली तौर पे ये इनकार किया है कि हम डिलिमिटेशन को दुरुस्त नहीं कर सकते,
एमक्यूएम ने अपना वाज़ा मौक़िफ़ वहाँ पे दे दिया है कि अगर आप ये दुरुस्त नहीं कर सकते तो फिर आपकी रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग, आप अपना रास्ता लीजिए, हम अपना रास्ता लेंगे। ये डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, कन्वीनर एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भरपूर तरीके से वहाँ पे अपना मुद्दा बयान कर दिया है। अब मेरे ख्याल में कोई लचक नहीं है एमक्यूएम के मौक़िफ़ में, और जो पीपल्स पार्टी चाहती है कि शहर कराची को कॉन्कर किया जाए जेरी मैंडरिंग के जरिए, प्री पोल रैगिंग के जरिए, प्री पोल धांधली के जरिए, प्लस ये कि जो इन्होंने डिलिमिटेशन किया है, हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो आपने जो एमक्यूएम के इलाकों में एमक्यूएम का जो वाटर सपोर्टर का एरिया है वहाँ तो आपने यूसी बना दी 90,000 पे, जो आपके अपने एरिया है वहाँ आपने यूसी बना दी 30,000 पे। यानी कि जो सलमान साहब, आप लोगों का गिला या आप लोगों का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इस सिचुएशन में पीपल्स पार्टी वाले कुछ साथ देते दिखाई नहीं दे रहे। वो ये बोल रहे हैं कि हमने आपके 2 MNAs को ओहदे दिए, मिनिस्ट्रीज दी, फिर आपके 3 अजला में एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा दिए, हम तो बिल्कुल अपने मुआहदे पर अमल दरामद कर रहे हैं, आप लोगों के साथ है, लेकिन इस मामले पर वो कुछ कोऑपरेट करते दिखाई नहीं दे रहे। आप लोगों का फिर लाहेमिल क्या होगा? सुन तो लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि देखें, लेट मी कंप्लीट ना, ताकि आपको एक बैकग्राउंड सबको, आपके सामीन को भी पता चल जाए। छोटी बातों में बाद में आते हैं। अब जो है एमक्यूएम का वाटर वोट डालेगा 90,000 की यूसी पे और पीपल्स पार्टी का वाटर वोट डालेगा 30,000 पे, यानी कि 90,000 की एक यूसी एमक्यूएम जीतेगी और 3 यूसी जो है 30,000 की पीपल्स पार्टी जीतेगी। ये गैर इंसाफी हुई है जो कि एमक्यूएम इसके ऊपर सदाए तेजस बुलंद कर रही है। जब हम माहिदे में गए थे, हमने माहिदे में पहली शर्त ये रखी, तो 5 माह से एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को कह रही है, गारंटर को कह रही है, वजीर आजम को कहते हैं, शहबाज शरीफ को कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान को कह रहे हैं, जरदारी साहब के पास गए, बिलावल को कह रहे हैं, सीएम को कह रहे हैं कि आप इसको ठीक कर लीजिए, लेकिन वो करने को तैयार नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि दिन कम रह गए, इलेक्शन कमीशन का दबाव है। तो बाबा पहले भी हम तो 5 माह से आपको कह रहे थे। सलमान साहब, मुझे वो वक्त भी याद है जब रहमान मलिक साहब आया करते थे आप लोगों को मनाने के लिए। बार रहा हो चुका, आप लोगों ने एतमाद किया, उन्होंने आप लोगों के बकौल आप लोगों को डिच किया, कई मुआहदे हुए, फिर उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, यही रोना रोया जाता है। और अब ये कहा जा रहा है, ये इल्जाम है आप लोगों पर कि आप लोग इस टाइम पर, इस टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसे इल्जाम भी लग रहे हैं। मैं आपका पॉइंट इस पर लूंगी, मैं आपकी तरफ आती हूँ जमशेद साहब, क्या खबरें हैं, मुझे ये बताइएगा। कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं कि इमरान खान साहब को आपने तो अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो आवाम तक जाने दें। चलें, आप दे दीजिए। पीटीआई का आपने मौक़िफ़ ले लिया, 3 पीटीआई के लोग बैठे, एमक्यूएम का बैठा, बात तो करने दीजिए। सलमान साहब कहिए प्लीज, लेट मी कंप्लीट ना। जब आपने लिया है तो जितनी बातें आप कह रहे हैं ये सिर्फ रद्द इल्जाम है, ब्लैकमेलिंग कोई नहीं हो रही। हम अपना हक मांग रहे हैं जो माहिदे के तहत किया गया था। एज फार एज जहाँ तक ये बात पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने वज़रा बना दिया, हमने मुशीर बना दिया, हमने माविन ख़ुसूसी लगवा दिया, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनवा दिया, ये तो रूटीन के मैटर है। जब कोई सियासी जमात किसी कोalition में जाती है तो उसमें होता है, जैसे हम पीटीआई के साथ थे, उसमें भी हमारे जो है वो 2 वज़रा थे, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। हाँ, पीपल्स पार्टी को तकलीफ ये कि हम सूबाई सिंध में उनकी काबीना में शामिल नहीं हुए। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की ये बात कर रहे हैं, अब जाके इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर की कोशिशों के बाद, वजीर आजम की इंटरवेंशन के बाद दिए हैं। हम पे ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे, हम शहरी सिंध का, कराची के लोगों का, कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी को शहर कराची पे कब्जा नहीं करने देंगे। ये फुल एंड फाइनल है। थी ये, अब जब एक प्रेशर आया, असेंबली या तहलील होने की बातें, जनरल इलेक्शन की बातें हुई हैं, तो आप लोगों का प्रेशर भी आ गया, तभी इस तरह की बातें हो रही हैं। मैं इस पर आपकी बात मजीद भी सुनूंगी। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, उसके बाद जमशेद साहब आपकी तरफ भी आऊँ, हमारे साथ दीगर मेहमान भी मौजूद है, लेकिन नाज़रीन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अब फिर से हम बात करते हैं इसी सारे सिनेरियो पर, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त एक दिलचस्प माहौल बना हुआ है कि एक जमात है जो कि सब पर भारी नज़र आ रही है, एक प्रेशर मोमेंटम बिल्कुल गेन किया हुआ है, पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से ज़ोर लगा रही है, पीटीआई डटी हुई है, खड़ी हुई है। मैं आपकी तरफ आती हूँ जमशेद साहब, मुझे ये बताएगा कि जो कुछ सहाफ़ी जिनकी मुलाकात हुई बड़े मियाँ साहब से, आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पर जो ये पॉलिटिक्स की कश्ती चल रही है, रिमोट इसका लंदन से कंट्रोल कर रहा है सब कुछ, वहीं से अहकामात आते हैं, बड़ी बड़ी काबीना वहाँ जाती हैं, फैसले होते हैं तो अहकामात लेकर वापस आती हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब हमें हुकूमत दी गई थी तो इस कमिटमेंट पे दी गई थी कि हम मुश्किल फैसले करेंगे, लेकिन इमरान खान को सियासत से निकालना पड़ेगा, उन्हें नाअहल किया जाएगा। ये कार्रवाई जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है ये भी आपके सामने है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आपको मालूम है।
तो क्या ये उसी डील के नतीजे में हो रहा है? फिर आप ये भी कह रहे हैं कि इनविजिबल हैंड विजिबल है। देखें, ये बार बार एक ही बड़ी ओपनली मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं कि हमें उनकी हमायत है, हमें उनकी हमायत हासिल है, और फिर ये आप कह लें कि बाजवा साहब के हवाले से आती है चीज़ें मुख्तलिफ के, जो उन्होंने फलां वादा किया था, फलां वादा किया था। सो यहाँ पे मैं समझता हूँ ज़्यादा नंगी हो रही हैं चीज़ें, ज़्यादा न्यूड हो रही हैं चीज़ें, या एक बड़ी न्यूड किस्म की रियलिटी या बिटर रियलिटी, जो किसे कहते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, उस तरफ कभी राना सनाउल्लाह इशारा करते हैं, कभी मरियम बीबी करती हैं, कभी आप कह लें नवाज शरीफ साहब करते हैं, कभी दूसरे इनके लीडर करते हैं कि जी हमारे साथ ये वादा किया गया था। बेसिक जो बात है कि वो तो मैं समझता हूँ इसका जवाब तो वो दें, उन्हें देना चाहिए। जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए, इसका जवाब वो दें। वो कभी भी उनका यू कैन से कि आगे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं, कोई प्रेस रिलीज दें कि वो इसको डिनाई करते हैं या नहीं करते हैं, क्या अदरवाइज हम समझेंगे कि शायद इंडोर्स कर रहे हैं। अगर इंडोर्स कर रहे हैं तो फिर हम पूछेंगे कि क्यों, आपका क्या तरीका से, आप कौन होते हैं कि ये अदालत से बढ़ के किसी के साथ ये कमिटमेंट करने के फलां लीडर को बाहर निकालेंगे, या अदालत क्या कर रही है? ये फिर हम सारों से ये सवाल जरूर पूछेंगे। अदरवाइज इसको आप पहले कि करें, आप इसको डिनाई करें, आप इसकी तरदीद शाया करें। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो मियाँ साहब से वादा किया गया था या पीडीएम की गवर्नमेंट से, क्या ये भी उन्हें कहा गया था कि आपने सारे प्रोडक्शन सेंटर बंद कर देने हैं, आपने ज़राअत को डुबो देना है, आपने यू कैन से कि इंडस्ट्री को बंद कर देना है, आपने बिजली की कीमत दुगनी कर देनी है, आपने गैस की कीमत 3 गुना कर देनी है, आटा यहाँ अवेलेबल नहीं रहेगा, रहने नहीं देना, पूरी गंदम पूरी होने के बावजूद आटा यहाँ अवेलेबल नहीं रहेगा। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 29 मिलियन टन हम गंदम छोड़ के गए, 29 मिलियन टन हम गंदम छोड़ के गए। नहीं, जो मुआशी तौर पर बदहाली हुई है वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स जमशेद साहब अवाम के सामने आउटलुक रिपोर्ट्स आ रही हैं, वैसे इदारे रिपोर्ट्स शाया कर रहे हैं। सही, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी क्योंकि टाइम कम होता है, सभी को मौका मिलना चाहिए। मैं 1 मिनट मुझे बात कर लेना, 1 मिनट में बात। मैं कह रहा हूँ कि देखें वो इकोनॉमिक्स की बातें तो दूसरी बड़ी हैं, इकोनॉमी की मैं छोटी सी बात आटे की कर लूँ। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो टोटल ज़रूरत है वो 29 मिलियन टन गंदम है, वो पाकिस्तान में हम छोड़ के गए। जिस दिन हमारी हुकूमत गई उस वक्त 29 मिलियन टन मौजूद थी। अब अगर पाकिस्तान की ज़रूरत की पूरी गंदम मौजूद है तो फिर उसका रेट डबल क्यों हो गया? उसका रेट आटे का आज 150 रुपये हो गया, और गरीब आदमी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी ज़रूरत ये है। तो ये इतनी बड़ी फेलियर करने की भी आपको गारंटी दी गई थी कि आप ये करें तो फिर भी आप हुकूमत में रहेंगे, आप सारे प्रोडक्शन सेंटर बंद कर देंगे फिर भी आप हुकूमत में रहेंगे। मालूम था ना कि अगर हम इस तरह के फैसले करेंगे तो अवाम में हमारी मकबूलियत कम होगी, जब मकबूलियत कम होगी तो जाहिर है दूसरी जमात की मकबूलियत बढ़ेगी। तो इसी वजह से कुछ ऐसी बातें हुई कि फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात उन्होंने करना शुरू कर दी। मैं आपकी तरफ वापस भी आऊंगी। अजहर साहब, जिस मामले में कोशिश की जा रही है इमरान खान को सियासत से दूर रखने की, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को तोशा खाना में कोई गिफ्ट मिलता है और वो उसकी वैल्यूएशन कराने के बाद मार्केट से रेट लगवाता है और उसको बेच देता है, तो इसमें क्या कदगन है? इसमें क्या कोई बुराई है? और बकौल पीटा है कि उसको टैक्स रिटर्न्स में अगर शो भी किया जाता है तो फिर कहां से कि मामला इलीगल हो गया या फिर इसमें नाअहली हो गई? अच्छा, बहुत जबरदस्त आर्टिकुलेट किया आपने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट योर सेंस ऑफ योर ह्यूमर एंड एज वेल एज योर इंटेलिजेंसिया जी। अब मैंने ना लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, मैंने वह यही कहा कि मैंने कहा डाटा जरा इसे सारा आ जाए, 1947 से लेकर अब तक का जितना डाटा है, जो गिफ्ट लिए गए और जो गिफ्ट आगे किसी ने वैल्यूएशन लगाकर बेचे, वो सारी तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को मंगवा ली है। और वो बड़ी मजेदार बात उसके अंदर आनी है, यानी कुछ है, देखे ना, फर्ज करें कोई एक बाहर से कोई ड्रग्स आ जाए, बाहर से गाड़ी आ जाए, वो बैन है, वो आके आप ये कहें कि मैं उसकी कीमत लगवा के अपने पास रखवा लूं, यू कांट डू इट, वो अलाउएबल नहीं है। तो आप यूसुफ रज़ा गिलानी ने, नवाज शरीफ ने और आसिफ जरदारी ने वो गाड़ियां ली, वो उनको इजाजत नहीं थी कानून के तौर पर, इसलिए नैब के केसेस बने। अब तकलीफ यहाँ पर यही है। और दूसरी बात है, यहाँ लॉ बड़ा क्लियर है तोशा खाना का, रेगुलेशंस में आप जब आती है चीज तो जब तक तो वो स्टेट के पास रहती है तब तक तो क्लासिफाइड समझ आती है। अगर उसके बाद नवाज शरीफ ने खरीद ली या फर्ज करें अजहर सिद्दीक ने खरीद ली या इमरान खान ने खरीद ली, क्लासिफिकेशन तो वहाँ क्लासिफाइड तो वहां पर खत्म होगी ना वहाँ। और वहां जो चीज ली है, जो चीज आई उसकी एक वैल्यू लगी, वैल्यू का कोई सर्टन 20% के करीब ये वैल्यू बाद में इमरान खान साहब ने बढ़ा दी थी, हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया था, तो 20% के मुताबिक जो वैल्यू है। और इसका एक अकाउंटिंग का बेसिक जो कि इलेक्शन कमीशन अकाउंटिंग जानते नहीं है ना, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो बड़ा सीधा सा है,
कि जब आपका क्लोजिंग ईयर है, क्लोजिंग ईयर में आपके मूवेबल और इमूवेबल एसेट डिक्लेयर करने होते हैं। आप जब डिक्लेयर कर दें, जो कैश है आप डिक्लेयर कर दें, अब 30 जून के बाद जो आप चीज परचेज करेंगे, वो परचेज करने के बाद फिर आगे आपने सेल कर दी, तो सेल और परचेज तो आपको शो नहीं करनी है, आपको तो कैश शो करना है। कैश इमरान खान साहब ने शो कर दिया। जब बड़ा शोर पड़ा कि जनाब ये कोई कारोबार नहीं करते, इनके कैश में इजाफा कैसे हो गया, तो वो वहां पर ना कोई इलीगैलिटी है ना कोई इर्रेगुलरिटी है, बिल्कुल कानून के मुताबिक दिया है। जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल, और मामला अदालत में है और अजहर साहब यकीनी तौर पर इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाएगा। इसे मामला तूल तो पकड़ सकता है, लेकिन आखिर में अल्टीमेटली हक और सच की फतह होना होती है। सलमान साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। सलमान साहब, कब तक हमें MQM पूरी इकट्ठी नजर आएगी? क्या 15 जनवरी से पहले नजर आएगी? और दूसरा, कुछ ऐसी बातें जो हो रही हैं कि जो बानी मुत्तहिदा हैं उनकी भी कोई शमूलियत हो सकती है, मौजूदा पॉलिटिक्स में किरदार वाज़े नजर आ सकता है या उनकी वापसी भी मुमकिन हो सकती है, क्या बताएंगे आप? देखें, जहाँ तक बानी मुत्तहिदा का ताल्लुक है, उनका मामला जो है वो स्टेट के साथ है, रियासत के साथ है और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ है। उनका मामला किसी और के साथ नहीं है। जब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हें ग्रीन सिग्नल दे देगी, उनकी वापसी हो जाएगी। बहरहाल, जहाँ तक आपने बात किया कि MQM के फैक्शंस का या MQM पाकिस्तान के हवाले से या PSP के हवाले से या डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के हवाले से, इसमें हम कोई डेट लाइन तो नहीं दे सकते, लेकिन मामला चल रहे हैं और मामला कोई हतमी मराइल में दाखिल हो चुके हैं। और कल जैसे कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद चल के PSP के हेड ऑफिस गए, वहाँ को जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब को, अनीस कायम खानी साहब को 9 जनवरी की जो एहतजाजी रैली MQM मुनक़िद करने जा रही है अगेंस्ट दी गैर इलीगल और इललिजिटिमेट डिलिमिटेशन के खिलाफ, तो उसमें उन्होंने दावत कबूल भी की और मेरे ख्याल में शिरकत भी करेंगे। इसी तरह से जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, कन्वीनर MQM पाकिस्तान, और गवर्नर सिंध कामरान कैसुर ने जो इनिशिएटिव लिया है सब लोगों को एक साथ जोड़ने का, हम समझते हैं अब ये शहर कराची की ज़रूरत है, इस कौम की ज़रूरत है, सूबे की ज़रूरत है कि अपने अपने जो इख्तियारात हैं, जो अपना अपना हक है, उसको किसी और को छीनने ना दिया जाए। आप इलेक्शन करा लेकिन सलमान साहब जो पीछे तोड़फोड़ हुई उसमें जो आप लोगों को नुकसान हुआ है सियासी तौर पर, आप लोग उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। अगर आप इस पे इत्तेफाक नहीं करेंगे तो मैं तो आपकी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने देखा है। मुझे ये बताइएगा कि इस सिचुएशन में जब आप लोग सब मिल रहे हैं तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, लोगों में अपने उस एतमाद को बहाल करना, फिर आपस में जाहिर है जब आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे और आपको आवाम से मैंडेट मिलेगा तो इख्तियारात का टकराव, कहीं ये सूरत हाल तो में नजर नहीं आएगी आगे चलकर? देखिए, सच कोई सिचुएशन नहीं बनेगी। और जहाँ तक आपने कहा कि आप मेरी बात ना माने, इत्तेफाक ना करें, देखें सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ज़बरदस्ती तो कोई चीज़ आपसे नहीं मनवा सकता। लेकिन बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि बाई डिज़ाइन MQM को जो है वो तकसीम किया गया और मुख्तलिफ फैक्शंस में उसको जो है वो डिवाइड किया गया, ताकि जो शहरी मैंडेट है जो पिछले 30 सालों से MQM के पास है, उसको जो है किसी और की झोली में डाल दिया जाए। और जिस तरह से आपने देखा कि 25 जुलाई 2018 को जो इलेक्शंस हुए, उसमें MQM की तकसीम का फ़ायदा ये उठाया गया कि कराची से जो 14 MNS की सीटें थी MQM की जीती हुई, वो जो है PTI की झोली में डाल दी गई, RTS सिस्टम को बिठा के। इसी तरह के इनके MPS जो यहाँ से बना दिए गए, लेकिन वो नजर नहीं आए। चले हो गया, हम फिर भी ये कड़वा घुट पीते हुए PTI की गवर्नमेंट का हिस्सा बने, इमरान खान साहब में इस्तेमाल किया, लेकिन वो माहिदे पे भी अमल नहीं हुआ। खान साहब को भी हम रिक्वेस्ट करते रहे कि हमारे जो बेसिक मुतालबात हैं शेर कराची के हवाले से हैं, मिसिंग पर्सनस के हैं, हमारे दफातर बंद हैं, MQM को सियासी आज़ादी नहीं है, उस पर भी जो है बस गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन हुआ, अमल दरामद नहीं हुआ। इसके बाद फिर हमने सियासी फैसला किया। और जहाँ तक आपने बात की कि ये तोड़ फोड़ का जो नतीजा आया है सामने, इसी वजह से तो देखें ना आज जो एहसास महरूमी पैदा हो गया है शहर कराची में। जो नौकरियां, नौजवान यहाँ पे जो है वो अपने हाथों में, कराची का नौजवान डिग्रियां लेके घूम रहा है, लेकिन 2.5 लाख नौकरियां सिंध हुकूमत ने बांट दी है पिछले 14 सालों में, 13 सालों में, लेकिन जो कराची के नौजवान का हक था वो भी जाली डोमिसाइल काश सलमान साहब, ये जो कराची के नौजवान का दर्द है ना, कि आप लोगों को थ्रू आउट द टेन्योर याद रहे और वक्तन फवक्तन नजर भी आता रहे, या एकदम खामोशी हो जाती है। याद है MQM से ज्यादा कराची का और कराची के नौजवानों का दर्द कौन रखता है? इसी वजह से तो हमने, हमारे पे 3 ऑपरेशन मुसल्लत किए गए, कराची के लिए आवाज उठाने पे हमारे पे 3 ऑपरेशन मुसल्लत किए गए। वाहिद सियासी जमात तहरीक
जो 3 बदतरीन ऑपरेशन रियासती आप फिर ऑपरेशन ये बोलते हैं कि पीपल्स पार्टी आप लोगों को आपका हक नहीं देती है, फिर आप उस पर फिर से ट्रस्ट कर लेते हैं मसाइल के हल के लिए, फिर आप जो कदम जी जी देखिए तो हम क्या करें? क्या हम जाके इंडिया से इत्तेहाद करें, अफगानिस्तान से करें, अमेरिका से करें, चाइना से करें? जो पार्टी इक़्तिदार में आएगी और जिस पार्टी को इक़्तिदार में लाया जाएगा बैसाखियों पे एमक्यूएम भी उसी आ जाएगी ना, ताकि अपने मसले देखते हैं अब क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर हम इस डिबेट में जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। हिस्ट्री भी सभी के सामने है। मैं चाहूंगी जमशेद साहब आपकी तरफ जाना पड़ेगा ना, जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको जवाब तो सुनना होगा। बिल्कुल, मैंने आपका जवाब सुना है, आपको काफी टाइम भी दिया है, मेरे दीगर मेहमान भी हैं, जाहिर है उनको भी तो सेटिस्फाई करना जरूरी है ना। जमशेद साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, मुझे ये बताएगा कि सारी सूरत हाल में कड़ियाँ मिलाई जाएं। एक तरफ आपने देखा कि मरियम नवाज को अब नायब सदर बना दिया गया, सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया है। पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि अब ये लोग मेंटली कुछ प्रिपेयर हो रहे हैं जनरल इलेक्शन के लिए, तभी कुछ इस तरह के चेंजेस भी किए जा रहे हैं। फिर ये वोटों की गिनती के हवाले से खबरें नहीं कोई आ रही, फिर पीपल्स पार्टी का रुख भी कुछ नून लीग की तरफ हो गया तोपों का। वो ये कह रहे हैं कि हमजा के जाने के बाद तो किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, और दूसरा शरीफों के पास वज़ीर आज़म के लिए बस शरीफ ही है, इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। तो ये जो इस तरह की बातें हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है ये अब इलेक्शन की हवा चलने वाली है वाकई में? देखिए, इलेक्शन के अलावा वे फॉरवर्ड कोई नहीं है। यहाँ पे जितनी यू कैन से डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट थी, डिक्टेटर्स की सारी गवर्नमेंट्स में आप कह लें कि इनडायरेक्टली वो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट थी। उन्होंने वज़रा रखे वो टेक्नोक्रेट्स रखे या अपने दोस्त रखे, मतलब उसमें साबिक आर्मी मैन थे या मौजूदा आर्मी मैन थे और साथ यू कैन से टेक्नोक्रेट थे। और उन सारी गवर्नमेंट्स का जो नतीजा निकला पाकिस्तान की यू कैन से के डिवीजन कह लें, सेपरेशन कह लें, वो एक हुआ, फिर 71 की जंग हारना हुआ, फिर यू कैन से कि आगे हम देखें तो ज़िया उल हक का जिस तरह अफगान वार में जिस तरह हम मुलव्वस हुए और जितनी बुरी तरह यहाँ दहशतगर्दी आई, फिर हम देखते हैं कि जब मुशर्रफ साहब का दौर आया तो पाकिस्तान क्लियर कट यहाँ रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया। अदालतों के साथ जो कुछ हुआ या वकला के साथ हुआ, पाकिस्तान के लोगों के साथ जो कुछ हुआ, और जिस तरह हमने अपने आप को किराए के सिपाही बना के पेश किया अमेरिका के सामने, ये सारा सामने है। लिहाजा अंजाम तो किसी का भी अच्छा नहीं हुआ, किसी टेक्नोक्रेट का या आप कह लें डिक्टेटरशिप का, किसी का भी अंजाम अच्छा नहीं हुआ। और अगर वो समझता अच्छा है तो आके यहाँ पे डिफेंड करके दिखाया, हमें मुआशरे में खड़ा होकर डिफेंड करे कि फलां डिक्टेटरशिप बहुत अच्छी थी और डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। अगर इस मुल्क के 23 करोड़ लोगों में, पौने 23 करोड़ लोगों में कोई भी नहीं कह सकता, तो फिर नए सिरे से नया व्हील क्यों, नए थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ उस बात को क्यों दोहराया जाता है या उस पर इसरार क्यों किया जाता है? यहाँ पे इसका वे फॉरवर्ड इलेक्शन है। और जिस बच्चे के पास फाइनली जमशेद साहब, आज बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसाक डार साहब ने सारा मलबा आप लोगों की हुकूमत पर डाला है कि आप लोगों के मुआहदे थे जिसकी वजह से हम इस वक्त मुआशी बदहाली का शिकार हैं। और दूसरा, अब जो इन्होंने फैसला किया उससे ताजिर भी खुश नहीं है, अवाम ने मुस्तरद कर दिया है कि 8 बजे मार्केटें बंद कर दो और बिजली का इस्तेमाल इस तरह कम होगा। और मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपने इनकी इस पॉलिसी को किस तरह देखा है, और जो इन्होंने कहा है कि आप लोग इसके जिम्मेदार हैं, उस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में जो आप कह लें तरक्की का पहिया रुका, वो 3 वजूहात थी। एक वजह ये बनी कि यहाँ पे जब IPPs आई, ये प्राइवेट बिजली के यूनिट आए, तो बिजली इतनी महंगी हो गई, जो डीजल से बनती थी या गैस से बनती थी या फर्नेस ऑयल से, वो इतनी महंगी हो गई कि पाकिस्तान की तरक्की आज पाकिस्तान उसका देना नहीं दे पा रहा। पाकिस्तान में जो ट्रांसमिशन लाइनें बनाई गई वो 20,000 मेगावाट की थी, और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 44,000 मेगावाट है। लिहाजा ये सारा काम नून लीग ने किया, इसके कमीशन उन्होंने खाया। 9 लाख डॉलर, $9.5 लाख का मेगावाट जो था, पर मेगावाट जो दुनिया में लग रही थी बिजली, हमने $14.5 लाख में लगाई। फिर दूसरी जो रुकावट बनी वो ये बनी कि इसाक डार साहब जब आए हैं, वो यहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है। उन्होंने इंपोर्ट को या ट्रेड को आप कह लें कि ज़्यादा सपोर्ट किया, अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इनके लास्ट दौर जो था, जो बड़ा कामयाब कहते हैं जिसको, उसमें 13.5% से कम हो के एक्सपोर्ट टू द GDP जो थी वो टोटल 8% रह गई, 8.5%। ये भी क्राइटेरियन को जाता है। फिर नेगेटिव GDP जो गया है वो भी इनके दौर में गया है। फिर 3 दौर, 99 वाला दौर इसाक डार साहब का था और दूसरा दौर था 18 वाला। ये दोनों दौर में जब ये गए तो मुल्क तकरीबन बैंकरप्ट था। अब ये तीनों बड़ी वजूहात जो है वो तो इन्होंने क्रिएट की।
फिर 27 साल पिछले जो हैं, सबसे बड़ा अलमिया तो ये है, सबसे बड़ा अलमिया जमशेद साहब ये है कि जो हुकूमत आती है वो सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाल देती है। अजहर साहब, बतौर पाकिस्तानी मैं आपकी टेक चाहूंगी, फाइनली उनके वक्त अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, मुझे ये बताएगा, IMF की बदमाशी की बात की जाती है, जी IMF ने कह दिया करना पड़ेगा, ये टैक्स हमें लगाने पड़ेंगे। IMF क्या हमारा दुश्मन है? वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा? वो ऑब्वियसली हमारी मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की सूरत हाल को देखते हुए मैं बोलेगा भाई मैनेज करो। हम क्यों उसको जनाब दुश्मन बना देते हैं और फैसले वो करते हैं जो हमारे सियासी मफाद को देखते हुए हम करते हैं, और मलबा सारा पिछली हुकूमत पर डल जाता है। आप कैसे देख रहे हैं बतौर पाकिस्तानी? हाँ देखिए, असल प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब तक हमें एक नेशनलिस्ट सोच नहीं आती है, हमारे यहाँ ये है कि जब हम हैं, हमारी हुकूमत है, सब कुछ ठीक है, और ये हम सब लोगों को समझ जाना चाहिए कि गुज़श्ता 50 साल का पीरियड अगर ये देखें अगर आप, तो इन सियासी जमातों ने जो कुछ इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करना था वो कर दिया, अब रिकॉर्ड पे है। अब कोई नए तजर्बे तो हो नहीं सकते हैं। और मुआशी अहदाफ अगर देखा जाए, अगर मैं एक आम आज़ाद शहरी के तौर पर अगर मैं देखूं, मैंने तो पिटीशन दायर की हुई है डेट लिमिटेशन एक्ट के ऊपर कि कर्जे जो हैं वो 60% GDP से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इन्होंने कर्जे इस हद तक ले गए हैं। माजरत के साथ अजहर साहब, वक्त चूंकि कम है, मुझे आपको यहाँ पर थोड़ा सा काटना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपका भी, जमशेद इकबाल चीमा साहब आपका भी, सलमान मुजाहिद साहब आपका भी, कमर दिलशाद साहब आपका भी। नाज़रीन, जब कोई ऐसा खास फैसला लिया जाता है, क्यों ये मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाते? सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको क्यों नहीं चेयरमैन को बुलाया जाता? और बैठ के एक मतअमली तैयार करें, अवाम उसको एक्सेप्ट भी करेंगी। बंद कमरों में जब फैसले होंगे और अपने मफाद के लिए होंगे तो मुल्क की यही सूरत हाल होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।